नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 5 अगस्त 2020 है और दिन की शुरुआत करेंगे विंची लोम्बार्डी के एक कोट के साथ। द मेजर ऑफ हु वी आर इज व्हाट वी डू विथ व्हाट वी हैव। ये कोट समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब मेरे पास ये रिसोर्सेस होंगे, जब मेरे पास ये होगा, तब मैं ये करूँगा। वो वक्त आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज जो हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो ज़्यादा हों या कम हों, अगर इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे तो फिर फ्यूचर के बारे में जो हम सोचते हैं कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं ये करूँगा, ये होना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपके पास जो भी हैं, जहाँ पर भी हैं, आप जिस सिचुएशन में हैं, ये सिचुएशन आपके जीवन की सिचुएशन है, ये आपकी रियलिटी है, उसका बेस्ट इस्तेमाल, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी है क्योंकि टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है। इट्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। 1 साल हो गया है आर्टिकल 370 और 35A को हमने रिमूव कर दिया है। तो एक एनालिसिस है कि इन 1 सालों में क्या क्या हुआ और पास्ट में क्या क्या हो रहा था। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करने वाले हैं एयर क्वालिटी के साथ जुड़े हुए एक आर्टिकल के बारे में। फिर डिफेंस का एक आर्टिकल है, यूएसए के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, कोरोना वायरस वैक्सीन और एजुकेशन पॉलिसी और इसमें जो लैंग्वेज है उसके साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट ब्रेथलेस। ये टेलीग्राफ का एक एडिटोरियल है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स निकाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको AQLI कहते हैं। और भारत का रैंक जो है वो काफ़ी ख़राब है। 225 कंट्रीज़ में से भारत का रैंक जो है वो सेकंड नंबर पर है। इसका मतलब ये है कि सेकंड वर्स्ट एयर क्वालिटी अगर किसी देश में है तो वो हमारे देश में है, वो भारत में है। भारत की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि ये जो AQLI है इसका बेसलाइन ईयर है 2018। आई होप आपको पता होगा कि ये बेसलाइन ईयर क्या है। अगर नहीं पता है तो लेट मी टेल यू कि 2018 में जो भी पोल्यूशन का लेवल था, लेट्स से कि 2018 में पोल्यूशन का लेवल 50 था, तो फिर 2019 को 2018 के साथ कंपेयर किया जाएगा, 2020 को कंपेयर किया जाएगा, 2021 जो आने वाला साल है उसको भी 2018 के साथ कंपेयर किया जाएगा। अगर 2019 लेट्स से 40 है तो थोड़ा कम हुआ है एयर पोल्यूशन, तो अच्छी बात है। अगर 2020 में ये 60 पहुंच गया तो इसका मतलब ज़्यादा हुआ है, तो ये एक बुरी बात है, राइट। तो इस हिसाब से बेसलाइन ईयर जो है वो काम करता है। आजकल हम मास्क जो है वो पहन रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। और ये मास्क पहनने की जो आदत है, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज़ में, पुराने वीडियोस में, ये कोविड-19 से पहले की जो दुनिया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, कि कई बार साउथ कोरिया, ख़ास करके चाइना के बहुत सारे सिटीज़ के वीडियो अगर आप देखेंगे, न्यूज़ चैनल्स में हमें दिखाई देते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मास्क पहनकर, चाइना के बहुत सारे शहरों में बहुत सारे लोग जो हैं वो मास्क पहनकर चलते फिरते थे। तो उस टाइम पर बहुत ही अजीब सा लगता था। लेकिन आज हम भी मास्क पहनने लगे हैं और मास्क की वजह से कोरोना वायरस से तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा ही। इसी के साथ साथ ये एयर पोल्यूशन से भी हमें डेफिनेटली प्रोटेक्शन मिलेगा। आप देखिए, पिछले कुछ सालों से 1998 से लेकर आज तक अगर आप देखें तो लगभग 22 ईयर्स में ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर या फिर पार्टिकुलेट पोल्यूशन, पार्टिकुलेट मैटर की बात करें तो इसकी 2 साइजेस बहुत ही खतरनाक है, एक 2.5 और एक 10। तो ये जो 2.5 है और ये जो PM10 है, इसकी साइज़ इतनी छोटी होती है। हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो नोज़ है, उसमें जो एक फ़िल्टर सिस्टम है, उसमें जो हेयर्स होते हैं उसकी साइज़ होती है 70 mm। तो उसको ईजीली ये 2.5 और 10 पार्टिकुलेट मैटर, जो PM10 और PM2.5, ईजिली इसको बाईपास कर देती है। ये फ़िल्टर सिस्टम में से ये बच जाते हैं और हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं और उसके बाद हमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ होते हैं। तो पार्टिकुलेट पोल्यूशन जो है ये 42% ज़्यादा बढ़ गया है सिंस 1998।
और आप देखिए हमारे देश में कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपने कई बार ये कोट भी सुना होगा कि टाइम इज़ मनी, राइट। हमारा जीवन जो है वो पैसा और ये सारी चीज़ें एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑल वी हैव द करेंसी, जीवन की एक ही करेंसी है और वो है वक्त, टाइम। तो हमारे जीवन के ऑन एन एवरेज ऑर्डिनरी सिटीजन्स आर लूजिंग ओवर 5 years ऑफ देयर लाइफ स्पैन। हमारे देश में लोगों के 5 साल जो हैं वो कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। और यहाँ पर देखिए कि WHO के स्टैंडर्ड को अगर हम फॉलो करें तो हमारे जीवन के 4.3 years हम हमारे जीवन में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों का शायद जीवन कम ना हो, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है जीने की वो बहुत ही ख़राब हो जाएगी बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो भारत एक बहुत बड़ी प्राइस पे कर रहा है। एक एक व्यक्ति के 5 साल आप निकाल लिए तो कितना ज़्यादा ह्यूमन बींग्स का जो टाइम है वो बर्बाद हो जाता है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। RK सिंह साहब जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक टारगेट बताया है भारत के लिए कि 2030 तक पहुंचते पहुंचते हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी है उसमें से 60% जितनी चीज़ें जो हैं, 60% जितनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम क्लीन रिन्यूएबल सोर्सेज से पैदा करेंगे। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन अगर आप रिन्यूएबल सोर्सेस में से करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है पोल्यूशन कम हो जाएगा। मेन जो कंट्रीब्यूटर्स हैं पोल्यूशन के वो हैं इंडस्ट्रीज़, वेहिकुलर पोल्यूशंस और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। हमारे कुछ शहर जैसे कि कोलकाता की हालत देखिए कितनी ख़राब हो गई है कि वहाँ पर एक सर्वे के मुताबिक 70% जितने रेजिडेंट्स जो हैं उनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस हैं, किसी ना किसी प्रकार के रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस हैं कोलकाता में। स्टबल बर्निंग, आपने इस स्टबल बर्निंग इश्यू के बारे में वीडियोस देखे होंगे, आपको इसके बारे में पता भी होगा कि कैसे पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में और कुछ पार्ट्स राजस्थान के हैं जहाँ पर ये जो पैडी स्टबल हैं उसको जला देते हैं किसान, और उसके बाद जो धुआं उठता है। तो दिल्ली के बारे में हम बहुत सारे न्यूज़ सुनते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, लेकिन सिर्फ दिल्ली नहीं, अगर आप प्रॉपर रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा पूरा ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, ये सारे के सारे रीजन में आपको बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो एक लंबे टाइम से चल रही है और इसका एक ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि पहले तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, उसको कम से कम पॉल्यूटिंग बनाया जाए। और दूसरी चीज़ जो है वो है एजुकेशन और अवेयरनेस। एजुकेशन यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी जो स्कूल हैं या फिर कॉलेजेस हैं उसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर क्लासेस हों या फिर सब्जेक्ट्स हों या फिर चैप्टर हों। हर एक व्यक्ति को इसके बारे में हमें अवेयर करना होगा, एजुकेट करना होगा कि पोल्यूशन जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं अननेसेसरी। बहुत सारे लोग जो हैं वो टेबल फ़ैन या फिर जो सीलिंग फ़ैन हैं या फिर लाइट हैं, एयर कंडीशंस हैं, ऐसे ही इस्तेमाल करते रहते हैं, उसको बंद नहीं करते टाइम पर, तो उनको भी समझना होगा। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमारे जीवन की, हमारी आदतें जो हैं, उनको हमें एनालाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वे सारी चीज़ें जो पॉल्यूटिंग हैं, जो ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान कर रही है, वो सारी चीज़ों को हमें ड्रॉप करने की हिम्मत भी दिखानी होगी। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आता है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी IQ के बारे में ज़रूर बताइएगा। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस इज़ ए नेशनल इम्पेरेटिव। चाइना ने जिस प्रकार से अपना एक एग्रेशन दिखाया है, तो डेफिनेटली अब हमारी टॉप प्रायोरिटी हो गई है वॉर प्रिपेयर्डनेस, और हम किसी और के हथियार से जंग नहीं जीत सकते। हमें आज नहीं तो कल हमारे पैरों पर ही खड़ा रहना पड़ेगा। जहाँ तक डिफेंस प्रोडक्शन की बात है, हमें सेल्फ रिलायंट ही बनना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि आप अभी हमने रफाल ख़रीदे, अभी आवश्यकता है, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमें करोड़ों रुपए देकर फाइटर जेट्स खरीदने पड़े। और कुछ फाइटर जेट्स के ऑर्डर के बारे में भी बात करेंगे। फिर बहुत सारी ऐसी जो सबमरीन्स हैं, शिप्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मंगवानी पड़ती हैं दूसरे देशों से, और हमें हमारे जो बचत है, जो भी पैसे हैं हमारे, वो हमें इन चीज़ों में खर्च करने पड़ते हैं। अगर हम यही चीज़ें अगर हमारे देशों में प्रोड्यूस करें तो होगा ये कि एक तो हमारे हार्ड अर्नड डॉलर्स जो हैं वो बच जाएंगे।
हमारे देश में बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी, हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज जब भी आप कोई नई फैक्ट्री लगाते हैं डिफेंस की, लेट्स से टैंक बनाने की फैक्ट्री है, फैक्ट्री ये जो फाइटर जेट्स है बनाने की फैक्ट्री आपने लगाई, तो सिर्फ इट्स नॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री, उससे जनरेशन्स ऑफ जनरेशन्स, फिर जो इंजीनियर्स आज काम कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन इंजीनियर है, वो उनसे भी चीज़ें सीख कर उनसे भी एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये फिर एक साइकिल बन जाएगी देश की। द ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020, इसको अनवेल किया लास्ट मंडे, और ये भारत की शायद सबसे एम्बिशियस एक पॉलिसी है या फिर एक ड्राफ्ट है। इसका लक्ष्य ये है कि हम 1.75 ट्रिलियन रुपीस का डोमेस्टिक आउटपुट क्रिएट करें एरोस्पेस, डिफेंस गुड्स और सर्विसेज में बाय 2025, और एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है 35,000 करोड़ रुपीस। हम हमारे देश में हाइपरसोनिक मिसाइल्स, फिर एस सेंसर्स, सबमरीन्स, फ्लाई बाय वायर फाइटर जेट्स, ये सारी चीज़ें बनाना चाहते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करें तो भारत एक न्यूक्लियर वेपन वाला देश है, राइट। तो न्यूक्लियर वेपन ने हमें बिग पावर टेबल तक पहुंचा दिया, लेकिन दूसरे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं हैं, तो वी हैव टू अपग्रेड देम। सेल्फ रिलायंस जो है वो एक अच्छा गोल है, लेकिन अभी भी हमसे बहुत दूर है। हाल ही में राजनाथ सिंह साहब ने 21 मिग 29 जेट्स का एक इमरजेंसी ऑर्डर रशिया को दिया है, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है हमें और ज़्यादा फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। हमारे देश की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एक तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया है, लेकिन इसको बनाते बनाते 30 साल लगे, और जो प्रोडक्शन का टारगेट था वो भी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है, DRDO के साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें बनाते रहते हैं, लेकिन देश में प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो प्रोक्योरमेंट यानी कि जो ख़रीदने का जो डिसीजन पूरा जो लिया जाता है डिफेंस प्रोडक्ट्स के, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट। इसमें सर्विस के चीफ्स होते हैं, फिर टेक्नोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, फिर आपके पॉलिटिशियंस हैं, तो बहुत सारी डिस्कशंस चलती है, और फाइनली फिर फॉरेन से ही चीज़ों को मंगवाया जाता है। हमारे देश के खर्च की बात करें तो USA और चाइना के बाद 2019 में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सबसे ज़्यादा 3rd नंबर के ऊपर हैं। आप सोचिए, USA और चाइना के बाद 3rd नंबर पर $71 बिलियन की चीज़ें हमने खरीदी सिर्फ 2019 में। तो दिस इज़ द राइट टाइम। ये जो चाइना के साथ जो भी इश्यू चल रहा है, तो ये एक हमारे लिए वेकअप कॉल है कि अब ये वक्त आ चुका है कि हम सिंसियरली और सीरियसली सेल्फ रिलायंस के बारे में सोचें एज फार एज डिफेंस प्रोडक्ट्स आर कंसर्न्ड। बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारे नए बिजनेसेस, बहुत सारा टैलेंट हम अनलॉक कर पाएंगे अगर हम फैक्ट्रीज को लगाएं, अगर हम इसमें आगे बढ़े तो। और हमें पूरी एक इकोसिस्टम तैयार करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक फैक्ट्री लगा दी बंदूक बनाने की और डिफेंस में आपने अचीव कर लिया, नो। कंटिन्यूसली अपग्रेडेशन होता रहता है इसमें, और शायद इसी वजह से, क्योंकि एक्विजिशन प्रोसेस जो है वो एक बहुत लंबी हो जाती है, और इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो इसमें इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ बनाई, 4-5 साल लगे आपको कोई चीज़ बनाने में, और उसके बाद जब आपने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया तब पता चला कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इसी प्रोडक्ट के लेटेस्ट वर्जन्स भी अवेलेबल हैं और आप बहुत ही पीछे हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी थोड़ा सपोर्ट है हमारे प्राइवेट प्लेयर्स को देना होगा। मोर ऑफ द सेम। मिस्टर ट्रंप प्रॉपर एक पॉलिटिकल मूड में है फ़िलहाल, बिकॉज 3 नवंबर को इलेक्शंस होने वाले हैं। अब उन्होंने फिर से जो इमिग्रेंट्स हैं, जिसको फॉरेन वर्कर्स कहते हैं, तो फॉरेन वर्कर्स को फिर से टारगेट किया है। उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि फेडरल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है USA की, वहाँ पर अगर कोई फॉरेन स्किल के वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनका मीन्स उनको अब काम नहीं मिलेगा, या फिर नए किसी व्यक्ति को, नए किसी फॉरेन वर्कर को फेडरल गवर्नमेंट में रिक्रूट नहीं किया जाएगा। इससे पहले H1B वीज़ा वाला इश्यू उन्होंने क्रिएट किया था, और H1B वीज़ा की बात करें तो 60 से 70% जितना H1B वीज़ा जो है वो भारत के लोगों को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित इस डिसीजन से हमारे देश के लोग होंगे। This order is likely to create a sense of shock among those Indian corporates who have invested in US economy and have created jobs over there. ऐसा नहीं है कि सिर्फ USA की कंपनीज ही भारत के लोगों को रिक्रूट करती हैं। भारत की बहुत सारी कंपनीज ने भी USA में इन्वेस्ट किया है और वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स जनरेट हो रही हैं। तो ये बात कहना गलत है कि बाहर के लोग आकर
जॉब्स जो हैं वो चुरा लेते हैं। देखिए यूएसए तो एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, राइट। वहाँ की एजुकेशन सिस्टम और ये सारी चीज़ों की तारीफ़ें पूरी दुनिया में होती हैं। तो बाहर से अगर कोई व्यक्ति आपके देश में, लेट्स से इंडिया से कोई व्यक्ति आपके देश में वीज़ा लेकर आया और उसको वहाँ पर जॉब मिली, तो इसका मतलब ये है कि सारी सिचुएशन यहाँ पर, भले ही एजुकेशन टॉप क्वालिटी की ना मिले कंपेयर टू योर कंट्री, व्हेन आई से योर आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसए, भले ही यूएसए के कंपैरिजन में इतनी सारी फैसिलिटीज़ ना मिले, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने सारे ऑड्स को पास करते हुए आपके देश तक पहुंच गया, और वहाँ पर जो जॉब है जहाँ पर आपके लोग कॉम्पीट करेंगे, वहाँ पर भी ये व्यक्ति जो, और सिर्फ भारत नहीं दुनिया के बहुत सारे देश के लोग जो हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये वहाँ तक वो पहुँच रहे हैं, तो दैट जेन्यूनली मीन्स कि उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल करके, बहुत सारे ऑड्स को, बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस कर कर वहाँ पर पहुँचे हैं। तो वो टैलेंटेड है, वो तो एक प्रूफ है ही। तो क्या वो जॉब चोरी कर रहे हैं या फिर दे आर स्टीलिंग आवर जॉब्स का मतलब क्या ऐसा है कि वो कोई करप्शन करके या फिर कोई नेपोटिज्म चल रहा है और उनको जॉब मिल रही? नो, उनके टैलेंट के ऊपर जॉब मिल रही है, और ये टैलेंट, ये जो स्किल है उनकी, वो आपकी इकोनॉमी में कितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ द सडन पॉलिटिक्स की वजह से ये कह देना जो है, ये बहुत ही एक गलत बात भी है। और बहुत सारे देश के बारे में मैं आपको बताऊं कि what they will do now is they will, ये सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात करें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब यूएसए की जगह यूरोप के दूसरे देश जो हैं वो ऑफर करेंगे उनको ये सारी जो स्कॉलरशिप हैं, या फिर वर्क वीज़ा के, मास्टर्स ख़त्म किया उसके बाद 2 साल 3 साल का वर्क वीज़ा आपको दिया जाएगा। तो यूएसए से इस प्रकार का ट्रैफिक भी बहुत ही मूव होगा। और भले ही पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अब ये सोचेंगे कि दूसरे देशों में अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो विल गो देयर, क्योंकि एक स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको पता नहीं कब जाकर यूएसए कोई नया डिसीजन ले ले और सारी चीज़ें बंद हो जाए। तो ये जो एक पोलराइजेशन किया जा रहा है, इसकी इम्पैक्ट जो है वो इलेक्शन के बाद भी हमें देखने को मिलेगी। ए स्टेप एट अ टाइम, इट इज़ हार्टनिंग दैट पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ रिसीव्ड the country's top drug regulators approval to conduct late stage human trials for the Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine candidate। एक अच्छी बात है कि पूना बेस्ड एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसको हमारे देश के टॉप ड्रग रेगुलेटर ने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप जो ऑक्सफोर्ड की एक दवाई है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है कोविड-19 को लेकर, ये जो वैक्सीन डेवलप की जा रही है, रिसर्च चल रही है, तो इसका जो लास्ट स्टेज है, यानी कि थर्ड जो लेवल है, थर्ड फेज, तो उसके ट्रायल को भारत में करने का एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है टॉप ड्रग रेगुलेटर ने। तो ये काफ़ी एक इनकरेजिंग बात है, काफ़ी एक अच्छी बात है। इस वैक्सीन के बारे में ये बताया जा रहा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही माइल्ड हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने ये बताया है, एक वार्निंग तो नहीं कह सकते, लेकिन साइंटिस्ट ने ये बताया है कि एक लार्ज स्केल ट्रायल की रिक्वायरमेंट है। एक छोटा सा ट्रायल जो है उससे हम किसी भी दवाई के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। जनरली हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो 2 तरीके से काम करती है। एक है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ पैदा करती हैं ताकि ये जो कोरोना वायरस या फिर कोई ऐसे पैथोजेंस जो हैं उनको वो मार दें। और दूसरा जो है वो ये है कि जो टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, टी सेल्स की एक लॉन्ग मेमोरी होती है, यानी कि दूसरी बार जब भी ये वायरस आपके बॉडी को ऊपर अटैक करेगा तो ये टी सेल्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये एंटीबॉडीज़ जो इन्फेक्शन वाले जो एजेंट्स हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और टी सेल्स जो हैं वो फ्यूचर के अटैक्स से हमें बचाएंगे। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की ये जो वैक्सीन है ये दोनों प्रकार के रिएक्शंस, दोनों प्रकार की चीज़ों को, एंटीबॉडीज़ और टी सेल्स को पैदा करती है, तो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। लेकिन फ़िलहाल इसकी टेस्ट जो है 18 से लेकर 55 ईयर के जो वॉलंटियर्स हैं उनके ऊपर की गई है। जो ओल्डर और ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं उनके ऊपर क्या रिज़ल्ट है वो स्टिल या फिर आज भी हमें पता नहीं है। ऐसी कुछ 150 जितनी वैक्सीन्स हैं, कैंडिडेट्स जिसको कहते हैं वैक्सीन कैंडिडेट्स, तो ये अलग अलग ट्रायल पर चल रहे हैं। और थर्ड स्टेज की बात करें, फेज़ 3 की बात करें, तो उसमें है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन, फिर मॉडर्ना, ये यूएसए की वैक्सीन है, और चाइना की है सिनोवैक बायोटेक। तो ये 3 मेडिसिन जो हैं वो थर्ड स्टेज पर पहुंच गई है। लेट्स होप कि जल्द से जल्द हमें इसका कोई एक पॉजिटिव
रिज़ल्ट मिले। और एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, 1999 की बात करें तो एक रोटा वायरस वैक्सीन डिज़ाइन की गई थी और फिर पता चला कि उसका रिएक्शन है वो काफ़ी ख़राब आ रहा था। तो ऐसी चीज़ें ना हो, ये भी हमें देखना होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, लैंग्वेज ऑफ यूनिटी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 लैंग्वेज के बारे में बात की है, 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया है, तो इसको तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने काफ़ी रेजिस्ट किया है। तमिलनाडु की हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हिंदी लैंग्वेज, एक ऐसा वक्त था, कुछ ऐसे फेजेस थे जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को इम्पोज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस टाइम पर तमिलनाडु ने इसका काफ़ी विरोध किया। वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए। तो ये 2 लैंग्वेज वाली पॉलिसी जो तमिलनाडु में है, एक है तमिल लैंग्वेज और दूसरी है इंग्लिश, तो इसी को ही वो फॉलो करना चाहते हैं, ऐसा क्लियरली चीफ मिनिस्टर और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बता दिया है। एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने भले ही 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी बताया है कि किसी भी लैंग्वेज को किसी भी राज्यों के ऊपर थोपी नहीं जाएगी। राइट, तो ये एक पॉइंट हमें समझना है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि तमिलनाडु की एक यूनिक हिस्ट्री है। 1937 में भी हिंदी इम्पोज करने की कोशिश जब की गई तब वहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंट के अटैम्प्ट्स हुए थे। फिर 1985 में जवाहर नवोदया विद्यालय जो है सेटअप करने की बात हुई, उस टाइम पर भी बहुत सारा एक रेजिस्टेंस हुआ था। और जैसे मैंने आपको बताया, 2 लैंग्वेज पॉलिसी फॉलो करते हैं, तमिल और इंग्लिश, और इससे कुछ फ़ायदा भी हुआ है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को एक ग्लोबल लिंक लैंग्वेज माना जाता है, और तमिलनाडु को बहुत सारा बिजनेस, फॉरेन से जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मिला है, उसके पीछे मेन रीज़न है कि एक तो उनकी टेक्निकल नॉलेज और दूसरी है इंग्लिश में फ्लुएंसी। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोग जो हैं वो हिंदी को नफ़रत कर रहे हैं या फिर वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज जो है वो बोली ही नहीं जा रही है, ऐसा नहीं है। 102 सालों से दक्षिणा भारत हिंदी प्रचार सभा जो है वो चेन्नई में चल रही है, और इसके साथ साथ बहुत सारे वहाँ के लोकल लोग जो हैं, क्योंकि भारत के अलग अलग कोने से लोग जो हैं वो चेन्नई और ऐसे मेट्रो सिटीज़ में बसे हुए हैं, तो जो एक कन्वर्जेशनल हिंदी है, थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेना, समझ लेना जो है, तो वहाँ के लोगों ने भी सीखा, क्योंकि नेसेसिटी जो है, अगर आप मान लीजिए कि आप लेट्स से गोवा में रहते हैं, तो गोवा के लोग जो हैं वो थोड़ी बहुत रशियन बोल लेते हैं, हर एक नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं खास करके जो वहाँ पर बिजनेस करते हैं, तो थोड़े बहुत वर्ड्स उनको समझ में आते हैं। थोड़े बहुत इटालियन, पुष्कर में अगर आप जाएंगे राजस्थान में, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ी बहुत इटालियन बोल लेते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं, इटली से बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। तो ऐसी थोड़ी बहुत कन्वर्जेशनल कोई भी लैंग्वेज जो है वो भी, अगर आपके राज्य में या फिर आपकी जगह पर बाहर से किसी एक पर्टिकुलर जगह से या फिर हिंदी स्पीकिंग लोग वहाँ पर हैं, तो आपको थोड़ी बहुत हिंदी भी आनी चाहिए। और वही वहाँ पर हो रहा है, फैक्ट्री के लोग, हेयर सलून्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, वहाँ के लोगों ने ये थोड़ी बहुत हिंदी जो है वो सीख ली है। लेकिन भारत का जिस प्रकार का एक फेडरल स्ट्रक्चर है और जिस प्रकार की हमारी विविधता है, कोई भी एक भाषा जो है वो हम किसी भी एक राज्य के ऊपर थोप नहीं सकते। मूविंग ऑन टू लास्ट आइटम ऑफ द डे, जम्मू एंड कश्मीर ए ईयर आफ्टर। आज से 1 साल पहले 5 अगस्त की बात है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिमूव कर दिया। इस आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू एंड कश्मीर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। हमारे दूसरे राज्यों से जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक अलग राज्य था उस टाइम पर, और आज इस एब्रोगेशन की, ये दोनों आर्टिकल्स को हटाने का 1 साल, एक फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो 3 बेसिक क्वेश्चन हम पूछेंगे। आज का ये जो आर्टिकल है, बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया का तो आर्टिकल ये है ही, लेकिन हिंदू में, फिर इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखे गए हैं। लेकिन ज़्यादातर आर्टिकल्स जो मेरे नज़र में आया, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए लोगों ने लिखे थे। लेकिन ये वाला आर्टिकल मैंने इसलिए पसंद किया क्योंकि ये आर्टिकल लिखा है सईद अता हसनैन ने। राइट, ये सईद अता हसनैन कौन है? ये हमारी इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और एक पार्शियल, ये मीन्स पार्शियल आर्टिकल नहीं है, यानी कि किसी भी एक तरफा झुका हुआ आर्टिकल नहीं है, ये इम्पार्शियल आर्टिकल हैं। उन्होंने ये जो लिखा है, मैंने पढ़े 2-3 आर्टिकल्स और उसमें से मुझे ये इम्पार्शियल लगा, तो इसीलिए मैंने ये आपके लिए टेबल के ऊपर रखा है। तो 3 क्वेश्चन हैं। इन रेट्रोस्पेक्ट, डिड दिस decisions weren't being taken at the moment in the light of the then existing, क्या ये डिसीजन उस टाइम के वक्त और हालात को देखकर लिए गए थे? सेकंड,
हैव दे हेल्प्ड इम्प्रूव द डिटीरियोरेटिंग, क्या इसने जो एक ख़राब सिचुएशन हो रही थी इसको इम्प्रूव करने में मदद की है? And how are the effects of this decision likely to shape regional geopolitics, internal security, integrative process, people's psyche, and related domains through the very challenging times ahead? ये जो डिसीजंस हैं वो जियोपॉलिटिक्स को, हमारी सिक्योरिटी को, फिर लोगों की सोच को किस प्रकार से अफेक्ट करेंगे और किस प्रकार से इसकी इम्पैक्ट होगी। पिछले 30 सालों से 89 से अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने एक प्रॉक्सी वॉर, पाकिस्तान को पता है कि वो एक फुल फ्लेज्ड जो फॉर्मल वॉर है उसमें हमसे जीत नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने एक प्रॉक्सी वॉर कि कंटिन्यूसली इंडिया को परेशान किया जाए, इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से घुसपैठिए आते रहते हैं, आतंकवादी हमले करते रहते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर में भी एक लंबे टाइम से चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ने पिछले 30 सालों से वो कर रहे थे और भारत ने डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इसको कंट्रोल करने की, और 10 अटैक की कोशिश की जाती है, उसमें से 9 अटैक को हम अनफॉइल कर देते हैं, लेकिन एक अटैक जो है वो हो जाता है और फिर पूरी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये रियलिटी है कश्मीर की, या फिर ये रियलिटी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं थी, बहुत सारी अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट्स आई, लेकिन किसी ने भी 370 और 35A को टच करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये लगा कि अगर इसके बारे में बोला भी जाए, अगर आपने इसको कुछ किया तो फिर बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। और आर्टिकल 370 और 35A से एक नई इमेज बन गई थी जम्मू एंड कश्मीर की, कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो दूसरे राज्यों से अलग हैं, और फिर इसी अलग होने की जो इमेज है, इससे फिर ये आज़ादी या फिर भारत का ये पार्ट नहीं है और एक अलग कश्मीर होना चाहिए, ये सारी चीज़ों की बात भी हमें देखने को मिले। ये सेपरेटिस्ट और ये सारे लोग जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए थे। ये सिचुएशन को पाकिस्तान ने एक लंबे टाइम तक एक्सप्लॉइट किया था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले पा रही थी, ये एक अलग राज्य बन गया था या फिर अलग राज्य दिख रहा था, आज़ादी की बात है, और ये सारी चीज़ें चली, और हथियार सप्लाई करना, और यहाँ पर कंटिन्यूसली इस पर्टिकुलर टॉपिक को जम्मू एंड कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पर एक बर्निंग इश्यू रखा गया बाय पाकिस्तान। और हर 3-4 सालों में आपको एक नई साइकिल देखने को मिलती थी। कुछ 1-2 साल आप वायलेंस देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पीरियड पीस का होगा, फिर से लोग जब थोड़ा बहुत पीसफुल जीवन जीने लगेंगे, फिर से वायलेंस। तो ये कंटिन्यू साइकिल जो है वो चलती रहती थी। 2013 की जो उस टाइम की सरकार थी तो काफ़ी ब्राश और इरेशनल डिसीजंस लिए। फिर 2014-16 में सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी और जो पीडीपी है उन्होंने मिलकर कुछ चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन फिर हमें भारत को मिला गिफ्ट में पठानकोट, उरी, नागरोता और पुलवामा। फिर ये सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि अब हमें कोई एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जो है वही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और फाइनली ये आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव किया गया। वे चीज़ या फिर वो टॉपिक जिसके बारे में ये सोचा जा रहा था कि इसको अगर टच भी किया तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते थे या फिर होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हुई। भारत टेररिज्म को, मिलिटेंसी को, सेपरेटिज्म को तो फाइट करता ही रहा, लेकिन उसी के साथ साथ ये जो 370 35A को रिमूव कर दिया तो एक चीज़ क्लियरली भारत ने बता दी, और पूरी दुनिया को और वे सारे लोगों को भी, कि कश्मीर जो हैं ये भारत का एक पार्ट है, इसको कभी भी आप तोड़ नहीं सकते। ये भारत का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई लॉ चेंज कर दिया और आप इसको हमसे छीन लेंगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। और इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिली। देखिए, सेपरेटिस्ट जो है SS गिलानी, उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से रेजिग्नेशन दे दिया। फिर 35A को जब रिमूव किया तो इसके बारे में ये बताया जाता था इसको रिमूव किया जाएगा तो बहुत बड़ा सैलाब आ जाएगा, बहुत इश्यूज होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब रियल चैलेंजेस जो हैं वो गवर्नेंस और पॉलिटिकल लेवल पर हैं। क्या आगे का जो पॉलिटिक्स है, कैसे हमें, ऑफ कोर्स हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें पूरा जीवन जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी नहीं रखना है। वहाँ पर पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो काफ़ी है, वहाँ के लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल सिचुएशन। तो धीरे धीरे एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि वहाँ पर फिर से स्टेटहुड दिया जाए, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सिक्योरिटी। जब तक ये जो आज की हमारी यूनियन टेरिटरी है ये सिक्योर नहीं होगी, तब तक वहाँ पर प्रोग्रेस और पीस जो है वो नहीं हो सकता। 1 साल हो गया है, ऑफ कोर्स 1 साल में थोड़ा बहुत हम पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें ठीक हो गई। ये कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है। इट विल टेक टाइम, और ज़्यादा वक्त लगेगा ये सिक्योरिटी को अचीव करने में।
न्यूज़ की बात करें तो भूमि पूजन आज होगा और 12:30 बजे होगा और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इसका फाउंडेशन लो जो शिलान्यास जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। कोविड 19 का रिकवरी रेट जो है ये 66.30 तक पहुंच गया है। Several development measures over the past 1 year mark first anniversary of creation of Jammu and Kashmir and Ladakh Union Territories। वैष्णव देवी की यात्रा जो है वो 16 अगस्त से रिज्यूम होगी। श्रीलंका में पार्लियामेंट्री इलेक्शन की शुरुआत हो गई है। लेबनान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, आपने वीडियोस देखे होंगे। 70 लोगों की मृत्यु हो गई और 4000 जितने लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। बांग्लादेश कोविड जो चाइना की कोविड-19 दवाई है इसके वैक्सीन ट्रायल को प्रायोरिटी नहीं देगा। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने सहकार कूप ट्यूब NCDC चैनल लॉन्च किया है। पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को कोविड-19 पॉजिटिव देखने को मिला है। और पाकिस्तान ने एक नया मैप लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसका रेजिस्टेंस किया है। गुजरात का जो जूनागढ़ है तो उसके बारे में उनका बताना मीन्स पाकिस्तान का कहना है कि वो उनका पार्ट है। कैन यू बिलीव इट। और इंडियन आर्मी begins process to grant permanent commission to eligible women officers. And that's everything from my side. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.